नया टॉपिक देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। टेस्ट वन है डिजास्टर का। दोनों टॉपिक यही रहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट आज और कल दोनों दिन में खत्म कर देंगे डिजास्टर के क्वेश्चंस। देन टॉपिक है डिफरेंट। पहला करो, हाउ इंपॉर्टेंट आर वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट आर द की एरियाज दैट यू वुड फोकस इन अ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं डिजास्टर में। एक तो बेसिक टर्म पूछेगा, जैसे वल्नरेबिलिटी पूछ लिया, प्रिपेयर्डनेस पूछ लिया, जनरल स्टेप्स पूछ लिया। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या आता है, एक पर्टिकुलर डिजास्टर को ले लेगा, अर्थक्वेक ले लिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन ले लिया, उसमें पूछेगा एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है, या आप और क्या सजेस्ट करोगे। ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो करो इसको। 10 मार्क्स, 7 मिनट्स। चलो भाई देखो सिस्टमेटिकली, ये एक जनरल टॉपिक है, इसका आंसर आप प्रिपेयर कर लोगे तो कहीं भी यूज कर सकते हो। क्योंकि बेसिक चीज है वनरेबिलिटी या रिस्क असेसमेंट। कोई एरिया वनरेबल है हमें पता होना चाहिए, है ना, या उसके रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, क्या यहाँ पे रिस्क पॉसिबल है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या क्या फायदे होंगे वो सब देखते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर कैसे उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। हाउ इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें एक पॉइंट भी लिख सकते हो कि भाई प्री डिजास्टर मैनेजमेंट करना जरूरी है, जिसमें वल्नरेबिलिटी देखो वहां की और रिस्क असेसमेंट देखो। तो इस क्वेश्चन से एक पॉइंट बन जाएगा आपका। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोसेस टू मिटिगेट। पहला तो कम ही करना है, ओवरऑल मिटिगेट करना है, प्रिपेयर करना है लोगों को, रिस्पॉन्ड करे अगर डिजास्टर आएगा उसके बाद, एंड रिकवर फ्रॉम द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर। इसकी आप एक साइकिल बना सकते हो या पूरा डायग्राम बना सकते हो। मिटिगेशन होना चाहिए, रिकवर होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, रिस्पॉन्ड और रिकवर। अब इंपॉर्टेंस देखो वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट विद एग्जांपल्स। पहले आइडेंटिफाइंग हजार्ड प्रोन जोन्स। अब आपको पता चल गया कि भाई ये एरिया क्या है, यहाँ पे हजार्ड आ सकता है। उस पे आप जोनेशन के थ्रू कर सकते हो, अर्थक्वेक के जोन्स बन रहे हैं, सिस्मिक जोन बने हुए हैं, तो उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। माय हाँ, वो भी कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिफाइंग हजार्ड प्रोन जोन इनेबल मैपिंग ऑफ वनरेबल एरियाज। एग्जांपल पता है, ये फ्लड प्लेन एरिया, यहाँ बाढ़ आ सकती है, ये सिस्मिक जोन, यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हो गए, उस तरीके से तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है एरिया कौन सा प्रोन है टू द डिजास्टर। सेकंड, टारगेट रिसोर्स एलोकेशन। जब आपको पता है ये एरिया वनरेबल है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, तो पहले आप क्या करोगे, रिसोर्स वहीं पे लाके स्टोर कर लोगे। उससे क्या होगा, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है। क्योंकि डिजास्टर में एक काम आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स टाइम को कम करना है, नहीं तो फिर और फैल दिक्कत हो जाएगी ना। तो यही ऐसे बस कीवर्ड लिखने थे आपको। हेल्प इन स्टॉक पाइलिंग फूड फ्यूल मेडिसिन इन हाई रिस्क जोन। तो पहले ही आपने हाई रिस्क जो, सब में तो नहीं कर सकते, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, उनको पहले प्रायोरिटी कहाँ दोगे, जो हाई रिस्क जोन है। तो वहां पे आपकी टारगेटिंग बेटर होगी रिसोर्स एलोकेशन की, थ्रू दिस वनरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट। और उसमें क्या हो, इन साइक्लोन प्रोन उड़ीसा प्री पोजिशनिंग ऑफ रिलीफ मटेरियल हैज रिड्यूस्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम ड्रास्टिकली। और रिस्पॉन्स टाइम को करना है अंडरलाइन, तब एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने कीवर्ड लिखा है इस आंसर का। रिस्पॉन्स टाइम को डिजास्टर में क्या होता है, कम करना होता है। और ऊपर 3 4 वर्ड आए थे वो याद रखना, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवर, वो वाला, ये सब कीवर्ड्स है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। अब आपको पता है ये एरिया में ये वनरेबिलिटी है, यहाँ पे ये रिस्क है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। अर्थक्वेक एरिया में क्या बनाओगे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाओगे। लैंडस्लाइड एरिया में क्या बनाओगे, थोड़ा हाई, सॉरी, उसमें वहां पे पूरे जियो टेक्सटाइल है उसको ब्लॉक करोगे। फ्लड प्लोन एरिया में क्या करोगे, आप थोड़े हाइट पे बनाओगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन में भी हेल्प करती है वनरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट। तो ऐसे मैंने भुज का एग्जाम्पल दे रखा है, इसके अंदर भुज के बाद अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग जो अर्थ वहां पे बनी गुजरात में। अगला क्या है, स्ट्रेंथनिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इन्फॉर्म्स वेदर फोरकास्टिंग एंड डिसिमिनेटिंग स्ट्रेटेजी। द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इन हैदराबाद यूजेस सिस्मिक एंड सी लेवल डेटा फॉर द रियल टाइम अलर्ट्स। हमें पता है ये एरिया प्रोन है, तो वहां पे हम बार बार देखते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, तो सर्विलेंस में भी हेल्प करते हैं उसकी। इंप्रूविंग कम्युनिटी रेजिलियंस, जिन एरिया जो ज्यादा प्रोन है, कोई फ्लड के लिए है, कोई आपका अर्थक्वेक के लिए, तो वहां पे आप क्या करोगे, मॉक ड्रिल्स कराते हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ा देते हो, तो उसका भी फायदा होता है। कस्टमाइजेस पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एंड ड्रिल्स डिपेंडिंग अपॉन द वनरेबिलिटी, और क्या रिस्क है वहां पे, रिस्क असेसमेंट। द स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम इन असम ट्रेन स्टूडेंट्स। तो असम में किस लिए ट्रेन करेंगे वहां पे, उनको फ्लड के लिए, उनको थोड़ी ड्रॉट के लिए करेंगे। तो जहां पे हमें पता चलता है यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है। ठीक, स्पेशली इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर की फोकस एरिया क्या होने चाहिए, ये भी आपके कॉमन अप्रोच है। केस स्टडी भी आ सकते हैं, उसमें भी आप ये बातें लिख सकते हो, एसओपीज होंगे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम करोगे। और एक केस स्टडी कभी लिखनी हो अच्छे डिजास्टर की, तो आप उड़ीसा के लिख सकते हो, साइक्लोन मैनेजमेंट की। वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी अच्छा काम किया है,
फैलिन के टाइम से 2013 से अब तक वो काफी कैजुअलिटीज को कम किया वहां पे। तो एक केस स्टडी कभी एक याद करनी हो तो साइक्लोन मैनेजमेंट इन उड़ीसा कर सकते हो। अब देखो फोकस एरिया, रिस्क एंड वनरेबिलिटी मैपिंग जो आपने ऊपर किया था कि आइडेंटिफाई, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको करना है पहले कि मेरे एरिया में कौन कौन से एरिया प्रोन है, कौन कौन से डिजास्टर के लिए। और वो किसका यूज करोगे आप उसके लिए, जीआईएस का, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। जीआईएस बेस्ड मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, और कम्युनिटी से भी इनपुट लेना है आपको कि अच्छा उनसे बात करके तो लोकल पता। टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन दोनों का यूज किया हुआ है ये। अधिकतर बच्चे केवल टेक्नोलॉजी ही लिखेंगे, तो आपने ह्यूमन टच भी दिया, कम्युनिटी इनपुट्स, तो ये ऐड हो गया आपका, इसको अंडरलाइन कर देना कम्युनिटी इनपुट्स। ये व्हाट इट इन्वॉल्व्स, एग्जांपल जैसे दे रखे इसरो नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये हो गया। अगला फोकस एरिया क्या रहेगा, मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कि आप पहले ही ट्राई करो कि डिजास्टर कम से कम इफेक्ट करे। तो उसके लिए आपने साइक्लोन शेल्टर बना दी। यहाँ पे मिटिगेशन इफेक्ट में आप लिखोगे जापान की जो वॉल बनी है अभी, सुनामी वॉल, पता है ना, 390 सम किलोमीटर, अराउंड 400 किलोमीटर जाएगी वो। उन्होंने पूरे से कंक्रीट की वॉल बनाई है, फिर उसके आगे बहुत सारे ट्रीज लगाए हैं ताकि पानी आएगा भी सुनामी का तो वो बहुत स्लो हो जाएगी स्पीड की। तो इन्होंने पहले क्या कर लिया, मिटिगेट कर लिया उसको। आगे समझे। तो जापान सुनामी वॉल एक एग्जांपल आप यूज करोगे डिजास्टर में, ठीक है। उसका नाम एक बार एग्जैक्ट चेक कर लें, जापान ग्रीन सुनामी वॉल ऐसे कुछ है। पर जापान ने सुनामी प्रिवेंशन के लिए जो वॉल बनाई है, अगर नॉर्मल भी लिख लोगे एग्जाम में समझ आता है, जापान सुनामी प्रिवेंशन वॉल, ठीक है, सुनामी वॉल या ग्रीन सुनामी वॉल ऐसे वर्ड है एग्जैक्ट। तो वो ऐसे आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल भी यूज करने हैं। यहाँ पे क्या होगा भाई, साइक्लोन सेंटर बना दी, रिटेनिंग वॉल्स होगी, ठीक है, चेक डैम्स बना दिए, उड़ीसा मल्टीपर्पज पर्पज साइक्लोन शेल्टर अंडर द ओल्ड एसडीएम में। तो यहाँ पे उड़ीसा की काफी अच्छी केस स्टडी है, इन्होंने अलग अलग साइक्लोन सेंटर बना रखे हैं, शेल्टर, तो जब भी साइक्लोन आता है लोग वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, हाइट पे होंगे, सारी वहां पे फैसिलिटीज होंगी, मेडिकल एड होगी, फूड होगा, तो सेफ्टी निकल जाता है साइक्लोन फिर अपने साथ। तो इस तरीके से उन्होंने अडोप्ट कर रखी सारी चीजें। नेक्स्ट, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, ये बचाएगा आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम। पहले आपको पता है एक्टिविटी हो रही है रडार से, क्या क्लाउड बस्ट हो सकता है, यहाँ पे बारिश तेज आ सकती है, तो आप पहले ही अपना प्रिवेंशन कर लोगे, ठीक है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम। इंटीग्रेशन ऑफ आईएमडी एंड इसरो मोबाइल अलर्ट साइरेंस, ठीक है। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट, तो चार पांच चीजें क्या, पहले तो आपने मैपिंग की, फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किया, फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम को यूज किया, और फिर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, मॉक ड्रिल्स कराई, उनको अवेयरनेस फैलाई, ट्रेनिंग उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, मॉक ड्रिल्स हुई, ठीक है। इसके लिए आपदा मित्रा योजना, ट्रेन्ड वॉलंटियर्स इन फ्लड एंड अर्थक्वेक। नेक्स्ट और क्या करोगे, इंट्रा एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये भी दिक्कत रहती है ना, डिफरेंट जो एजेंसी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन सबकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। सिंक्रोनाइजिंग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सबको सिंक्रोनाइज हो। यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग केरला फ्लड्स, ये एग्जांपल है जहां पे अच्छा काम किया था, ठीक है, 2018 में। इंक्लूसिव प्लानिंग एड्रेसिंग नीड्स ऑफ एल्डरली, डिसेबल्ड एंड वीमेन, ये भी याद रखना डिजास्टर के टाइम पे इंक्लूसिव प्लानिंग होनी चाहिए, वीमेन है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सबका आपका ध्यान रखा जाए। तभी इसके ऊपर केस स्टडी भी आई थी, है ना, कि ये लोग कैटेगरी है तो इनमें किसको पहले बचाओगे, क्या करोगे, इस तरीके से। एनडीएमए गाइडलाइंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। देन सिमुलेशन एंड ड्रिल्स, और आप क्या करोगे, बार बार सिमुलेटर करोगे कि अच्छा ऐसा आएगा तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ड्रिल्स करवाओगे। पीरियोडिक मॉक ड्रिल्स इन द वनरेबल जोन, सुनामी ड्रिल्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट लाइन बाय इनकोइस, तो इनकोइस ईस्टर्न कोस्ट पे बार बार सुनामी ड्रिल कराते रहती है। रिकवरी प्लानिंग, रिहेबिलिटेशन, लाइवलीहुड रिस्टोरेशन, जब एक बार आ गया डिजास्टर उसका रिकवरी प्लानिंग भी होनी चाहिए। तो फिर जैसे पोस्ट साइक्लोन एम्फन, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कंपनसेशन दिया, उनको जॉब्स दी मनरेगा के अंदर, ये सब तरीके हैं कैसे आप रिहेबिलिट या वापस रिकवर करोगे। आगे समझ में क्या क्या करेंगे, क्या क्या करोगे, एक तो मैपिंग करोगे, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, और कम्युनिटी एंगेजमेंट, देन इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, और इंक्लूसिव प्लानिंग, सभी का ध्यान रखना है अपने को। फिर बार बार सिमुलेशन और ड्रिल्स होंगे, और लास्ट में आपका रिकवरी प्लानिंग, ऐसे कीवर्ड याद रखना है आपको ये सारा। तो ऐसे 7-8 क्वेश्चन कर लिए तो डिजास्टर हो ही जाएगा कवर सारा अपना। फिर एक सब में लग जाएंगे, ऐसा नहीं है, कॉमन चीज है ये। और इनके एग्जाम्पल दे दिए और कैसे करोगे बता दिया आपको, ठीक है। फिर लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं, वनरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट आर क्रूशियल टू शिफ्टिंग फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। रिएक्टिव क्या होगा, डिजास्टर आने के बाद आप कर रहे हो, प्रोएक्टिव क्या, पहले आप प्लानिंग करके चल रहे हो। एचडीजी 11 कर सकते हैं,
सस्टेनेबल सिटीज के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Drought has been recognized as a disaster in view of its spatial expanse, temporal duration, slow onset, and lasting effects on vulnerable sections. With a focus on the September 2010 guidelines from the NDMA, discuss the mechanism for the preparedness to deal with the likely El Nino and La Nina fallouts in India. 15 मार्क्स के हिसाब से कर लो, 11 मिनट। देखो भाई, पहले तो एल नीनो और ला नीना के बारे में थोड़ा बताओगे, है ना, कैसे क्या होता है उसके बारे में। फिर आप बताओगे दीज फिनोमिना कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ग्लोबल वेदर पैटर्न्स इंक्लूडिंग रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर वेरिएशंस। तो एल नीनो ला नीना में दो चीज मेन होगी, है ना, टेम्परेचर और रेनफॉल वेरिएशन, वो आप स्टार्टिंग में बता दो। इसके कारण जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको मिटिगेट करना है, उसको हमें उससे अडॉप्ट करने के लिए जो एनडीएमए ने 2010 के प्लान के अंदर जो गाइडलाइंस सुधार की वो बतानी थी। अब देखो क्या क्या गाइडलाइंस है। पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, है ना, पता चल जाए इस साल एलिनो आएगा, ला नीना आएगा, पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। और वो कौन देगा? आईएमडी और इनकोइस। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखने हैं आपको। आईएमडी एंड इनकोइस प्रोवाइड रीजन स्पेसिफिक, कि यहाँ पे ड्रॉट आ सकता है, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हो सकती है, जो भी हिसाब से रीजन स्पेसिफिक वर्ड आएगा, रीजन स्पेसिफिक फोरकास्ट फॉर एल नीनो एंड ला नीना इम्पैक्ट्स। सेकंड, ड्रॉट मॉनिटरिंग सेल, है ना, या फिर अगर ला नहीं आ रहे तो फ्लड मैनेजमेंट सेल, दोनों का अलग अलग लिख सकते हैं, और ऐसे ही, ठीक है। स्टेट लेवल सेल मॉनिटर रेनफॉल डेविएशन एंड सॉइल मॉइस्चर यूजिंग एनडीएमए स्पेसिफाइड ड्रॉट इंडाइसिस एंड ट्रिगर्स। क्योंकि आपको एनडीएमए की गाइडलाइंस लिखनी तो उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे आप वर्ड, कि भाई यहाँ पे स्टेट लेवल सेल है वो रेनफॉल डेविएशन या सॉइल का मॉइस्चर चेक करती है, और किसके अकॉर्डिंग? जो एनडीएमए के इंडेक्सेस है उनके अकॉर्डिंग। तो वो वहां से पता चल जाएगा। नेक्स्ट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करोगे आप, ठीक है, टैंक्स को इंटरलिंक करोगे, इंटरलिंकिंग ऑफ टैंक्स इन इन वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में एज पर द 2010 प्लान। अब ये वापस लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको बार बार पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि 2010 प्लान के अकॉर्डिंग लिखो। तो आप जो भी लाइन लिखो उसमें एक दो में लिख दो कि एस वाटर हार्वेस्टिंग तो सब जगह लिखा होता है, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट हो गया, इन द वनरेबल डिस्ट्रिक्ट एज पर 2010 प्लान। तो एग्जामिनर को बार बार ही लगेगा कि बच्चा जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का आंसर कर रहा है। आगे सुनो, इसलिए लिखा है एज पर 2010 प्लान। एग्रीकल्चर एडवाइजरी सिस्टम। अब वहां पे अपन ने जो वेदर फोरकास्ट के लिए आईएमडी यूज किया था, यहाँ पे क्या करना है? क्योंकि एग्रीकल्चर एडवाइजरी है तो आईसीएआर, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगी। आईसीएआर एंड कृषि विकास केंद्र केवीकेज हो गए, इशू क्रॉप एडवाइजरीज टू एंड प्रमोट ड्रॉट रिजिलियंट सीड्स टू मिनिमाइज एग्रीकल्चर लॉसेस। तो वो जो केवीकेज है, जो आईसीआर है, वो कहेगा भाई इस साल ये आ सकता है, इस साल ये वाले बीज लगाओ। उस अगर ड्रॉट आ रहा होगा तो ड्रॉट रिजिलियंट सीड्स आपसे लगवाएंगे। उससे फिर आप उसी लाइन में इंपैक्ट लिख दो, टू मिनिमाइज एग्रीकल्चर लॉसेस, इससे एग्रीकल्चर लॉस कम होगा। तो ऐसे दो दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं, एक ही लाइन लिख दो, टू उसी के साथ कंटिन्यू, टू मिनिमाइज एग्रीकल्चर लॉस, आपने इंपैक्ट बता दिया कि इससे क्या फायदा होगा। देन लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। जब एग्रीकल्चर इन केस लॉस हो जाता है, पैसे नहीं होते लोगों के पास, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा? लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। और ये करवाते भी हैं, जैसे मनरेगा के थ्रू, स्किल ट्रेनिंग के थ्रू, है ना, मनरेगा एंड स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम कहाँ पे? ड्रॉट प्रोन रीजन्स के अंदर, ये करना पड़ेगा। देन इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर कोऑर्डिनेटेड प्रिपेयर्डनेस एंड रिलीफ। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सिंगल अथॉरिटी बन जाए जो पूरा प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रही है। नेक्स्ट, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग कर। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, उसके बाद आप चैलेंजेस लिख दोगे कि भाई फैक्ट जो अपनी फोरकास्टिंग है इतनी एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग है, फंड्स की कई बार शॉर्टेज हो जाती है, डेटा गैप्स है ना, वीक लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंट। तीन चार ये लिख के आपको कंक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 3। अभी पिछले हफ्ते अभी क्लाउड बस्ट कहाँ पे हुआ है? उत्तरकाशी। उसके बाद अभी आज के अखबार में भी आई है, कश्मीर में भी हो गया।
तो कितने बढ़ रहे हैं क्लाउड बस्ट? लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ गया क्लाउड बस्ट से, है ना? पे चलो क्लाउड करते हैं फिर क्लाउड बस्ट का ही क्वेश्चन 3। देखो 2016 में आया था और 2024 में भी आया है क्लाउड बस्ट का, पर वो ज्योग्राफी में पूछ लिया प्रोसेस, यहाँ पे डिजास्टर का पूछा हुआ। With reference to the National Disaster Management Authority NDMA guidelines, discuss the measures to be adopted to mitigate the impacts of recent incidents of cloudburst in many places of Uttarakhand। देखो पहले क्वेश्चन में हमने एनडीएमए गाइडलाइन, ये भी एनडीएमए गाइडलाइन, मैंने ये कहा था आपको। एक तो क्वेश्चन आएगा जनरल और दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, स्पेसिफिक डिजास्टर को लेगा, उसमें पूछेगा एनडीएमए गाइडलाइंस। करो 11 मिनट्स, 15 मार्क्स। देखो भाई क्लाउड बस्ट का पहले तो आप क्लाउड बस्ट के बारे में बताओगे, और हो सका तो एक मैप बना सकते हो ऊपर आप नॉर्थ इंडिया का, जहाँ पे आप क्लाउड बस्ट दिखा सकते हो रिसेंट में कहाँ के हुए हैं। फिर एक बॉक्स बना के केस स्टडी भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ है, इतनी लाइफ लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इतना एनवायरमेंट को इम्पैक्ट हुआ है। तो वो केस स्टडी एक सिनेरियो दिखा सकते हो स्टार्टिंग में क्लाउड बस्ट के बारे में, है ना? फिर उसके आगे हम देखेंगे मिटिगेटिंग क्लाउड बस्ट इम्पैक्ट इन उत्तराखंड, एनडीएमए गाइडलाइंस क्या थी। अब पहले वाला जो क्वेश्चन था एडमिनिस्ट्रेशन जो लेगा वही सारे लगेंगे इसमें। क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, आपने खुद ही बताया था। पहले तो मैपिंग होनी चाहिए, है ना? वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर लो, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर करो, एफोरेस्टेशन करो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करो। तो जिसको अगर वो भी आता हो तो सारे कर लेगा मैनेज उस पर्टिकुलर। इसलिए पहला क्वेश्चन ढंग से कर लिया। अब एक क्वेश्चन आ रहा है डिजास्टर का ऐसा, एक या दूसरा दूसरे टाइप का आएगा, तो उसमें आप उस स्पेसिफिक डिजास्टर का लगा दो, बन जाएगा काम आपका। बाकी बच्चे सोचेंगे क्लाउड बस्ट हम पढ़ के नहीं आए, तुम लोग कर लोगे उस चीज को, ये फर्क होता है बस चीज का। स्ट्रक्चर बनना बहुत जरूरी है दिमाग के अंदर। देखो अब बस ये है कि जैसे बेसिक है, अब कोई अर्ली वार्निंग में वहां पे जैसे हमने इनकोइस का आईएमडी का यूज किया था, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डॉपलर रडार्स होगी, तो ये थोड़ा लिख देगा तो और अच्छा बन जाएगा। अदरवाइज से मतलब ये 10 में से 4-5 का हो जाएगा, जब आपने स्पेसिफिक कर दिया तो वो 5 से 6 रेंज में आ जाता है, ये फर्क हो जाता है। तो अर्ली वार्निंग के लिए डिप्लॉय डॉपलर रडार्स एंड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन फॉर हाइपर लोकल रेन प्रेडिक्शन इन हिली टेरेन। हजार्ड जोनेशन हमने किया था ना, रिस्क असेसमेंट या वनरेबिलिटी जोनेशन, कि कहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं पहले उसकी आइडेंटिफाई कर लो। फिर वहां पे क्या करोगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे डेवलप करोगे, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज पहले कर दोगे, ताकि आपका क्या हो, रेस्पॉन्स टाइम कम हो। वो सब बातें लिखनी थी इसके अंदर ही, ठीक है? लिख दिया, वेरी गुड। आइडेंटिफाई वनरेबल स्लोप्स एंड सेटलमेंट यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी, जीआईएस वर्ड भी यूज किया था हमने, जीआईएस को आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। टूल्स फॉर द प्री डिजास्टर प्लानिंग। ऐसे ही हर सब्जेक्ट को पकड़ना है, उसकी कीवर्ड्स पकड़नी है, उसकी वोकैबुलरी पकड़नी है, तो वो सब्जेक्ट में तुम्हारी मास्टरी आ जाएगी। रादर देन आगे मैं और बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ लिया अब ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करो, इनको थीम्स को प्रैक्टिस करो। तब वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल जस्टिस हो, सिक्योरिटी हो, एथिक्स हो, साइंस हो, एनवायरमेंट हो, ऐसे मॉड्यूल पकड़ लो, उनकी प्रैक्टिस करो बार बार। अच्छा ये कीवर्ड्स थे, ये कीवर्ड्स थे, ऐसे प्री में, अच्छा ये रिपीट हो रहे हैं, ये थीम रिपीट हो रही है, वो मैं पीवाईक्यू कराऊंगा प्री के इसके बाद अब सितंबर से, ठीक है? चलो, लैंड यूज रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑन द स्टीप स्लोप एंड फ्लड प्लेन्स थ्रू एनफोर्समेंट ऑफ इको सेंसिटिव जोनिंग। अब हमें पता चल गया भाई यहाँ पे ज्यादा है, तो वहां पे हम जोनेशन के अकॉर्डिंग लैंड यूज भी वैसा रेगुलेट करेंगे। जो ज्यादा प्रोन है वहां पे हैबिटेशन अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो लैंड यूज प्लानिंग कैसे होगी, एज पर द जोनेशन, जैसा जोनेशन है उस हिसाब से। कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन होगा, ये भी वर्ड यूज किया था हमने। कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मॉक ड्रिल्स इन द डिजास्टर प्रोन विलेज एंड टाउन्स। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट क्लाइमेट रिजिलियंट रोड डिजाइन, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम एंड रिट्रोफिटिंग ऑफ क्रिटिकल फैसिलिटीज इन हिली एरिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए झेल जाए, पानी आया एकदम से अगर इकट्ठा हो गया तो दिक्कत होगी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, तो वहां से क्लीन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग हो, इक्विप एसडीआरएफ एनडीआरएफ यूनिट विद द रेस्क्यू गियर्स, उनके पास पूरे टूल्स होने चाहिए। ये नहीं वही आगे बिना उसके रेस्क्यू के टूल्स ही नहीं, उनके बचा ही नहीं पा रहे लोगों को, है ना? कोई डूब रहा रस्सी नहीं है उसके पास पकड़ा, क्या फायदा, टूल्स तो होने जरूरी है उसके, उनका क्या करेंगे इंसानों का खाली, है ना? यूएवीज हो, प्री पोजिशन रिलीफ मटेरियल इन द रिमोट एरियाज। फिर फोरकास्ट एंड कैचमेंट मैनेजमेंट, एनकरेज एफोरेस्टेशन, ये बेसिक है। जब भी ड्राउट्स आए, फ्लड्स आए, क्लाउड बस, सब में एफोरेस्टेशन करवा दो, ठीक है ना? एनकरेज एफोरेस्टेशन, स्लोप स्टेबलाइजेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू रिड्यूस रन ऑफ एंड इरोजन। लैंडस्लाइड आए, सब में क्या चल जाएगा, एफोरेस्टेशन। देन इसमें चैलेंजेस भी है, क्योंकि क्लाउड बस्ट का क्या अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, एकदम से बहुत जगह इंटेंसिटी बनती है, अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट होता है, पानी आ जाता है, तो ये थोड़ा एक चैलेंज है। ये चैलेंज दो के अंदर बहुत ज्यादा है डिजास्टर के अंदर। कौन कौन से अंदर, एक क्लाउड बस्ट, दूसरा अर्थक्वेक।
इन दोनों के प्रेडिक्शन में थोड़ा हम इतना नहीं कर पाते एफिशिएंटली, बाकी सबका हो जाता है ज्यादा, ठीक है ना। हाई इंटेंसिटी क्लाउड बस्ट अकर सडनली, ऑफन बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फोरकास्टिंग सिस्टम। दूसरा, इनएसेसिबल टेरेन, वहां पे फिर डिजास्टर के टाइम पे रिस्पॉन्स टाइम लग ही जाता है, कोऑर्डिनेशन करना वो सब थोड़ा दिक्कत हो जाती है, टेरेन पहाड़ों में आता है मोस्टली इस टाइप, ठीक है। देन अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट, जबरदस्ती फ्लड प्लेन पे अगर आप लोग वहां बनाओगे तो घर बनाओगे, रिसोर्ट बनाओगे, तो वहां तो फ्लड आनी आनी है ना, इस तरीके से। फिर उत्तराखंड नीड्स अ होलिस्टिक स्ट्रेटेजी कंबाइनिंग साइंस सस्टेनेबिलिटी। तो डिजास्टर में क्या वर्ड यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा सस्टेनेबिलिटी ताकि लॉन्ग टर्म में सरे, और तीसरा लोकल पार्टिसिपेशन एंड लोकल पार्टिसिपेशन टू रिड्यूस क्लाउड बस्ट डिजास्टर रिस्क इफेक्टिवली। तो ये तीन वर्ड और कंक्लूजन में तुम यूज कर सकते हो किसी डिजास्टर में, कि यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करना है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, और थर्ड इज द सस्टेनेबिलिटी का। ऐसे प्रिंसिपल हो सस्टेनेबिलिटी। चलो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। ये कन्वेंशन का क्वेश्चन है, जो फ्रेमवर्क है उस डिजास्टर का। डिस्क्राइब द वेरियस मेजर्स टेकन इन इंडिया फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डीआरआर बिफोर एंड आफ्टर सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर द डीआरआर। तीन फ्रेमवर्क है डिजास्टर, कौन कौन से हैं, सेंडाई, ह्योगो, एक एक और बोलो, योकोहामा। तीनों ठीक है। तीनों कहाँ पे सिटी, जापान, तीनों ही जापान ही तीनों, ठीक है। हाउ इज दिस फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम द ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 करो। 15 मार्क्स, 11 मिनट स्टार्ट। क्वेश्चन सुनामी का है, वो प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और एक अर्बन फ्लडिंग का है, वो मैंने करवाया नहीं क्योंकि हम ज्योग्राफी में कर लेते हैं अर्बन फ्लडिंग, इसलिए नहीं करवाया। वो दोनों आप देख लेना। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा डिफरेंट था, डिजास्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन था, इसलिए कर लेते हैं इसको। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक का है, इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट फोकसिंग ऑन अ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन थ्रू रिजिलियंस, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्क इन्फॉर्म डेवलपमेंट। तो इंडिया के अंदर पहले क्या होता था और सेंडाई के बाद क्या है वो देखते हैं। मेजर्स क्या क्या थे बिफोर सेंडाई यानी कि प्री 2015, एंड आफ्टर सेंडाई पोस्ट 2015। तो पॉलिसी की अगर बात करें तो हमारे पास एक्ट था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाला, ठीक है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड एनडीएमए गाइडलाइंस, क्योंकि ये एक्ट तो मैं पता ही था 2005 में आया था, तो ये लिखना था मैं। आफ्टर सेंडाई क्या हो गया, अब हमने पॉलिसी बना दी, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट अलाइंड विद द सेंडाई गोल्स। तो ऑब्वियसली अब जब नई नया बनाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे एक सेंडाई फ्रेमवर्क आया हुआ है, तो उसी को देख के तो हम अलाइन करके बनाएंगे ना अपनी पॉलिसी सारी। तो ये आपको करना है, तुम्हारे जितने भी काम होंगे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग होंगे। थोड़ा हम अपने लेवल पे चेंज करते हैं लोकल लेवल पे, पर ब्रॉड फ्रेमवर्क वही रहेगा उनके। नेक्स्ट, ये पॉलिसी लेवल पे हो गया। इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखो पहले कैसे था, यहाँ पे एनडीएमए, एसडीआरएफ, डीडीएमए ये था। फिर पोस्ट आफ्टर सेंडाई क्या हो गया, स्टेट लेवल डीआरआर सेल बनी, ठीक है। एंड डेडिकेटेड नोडल एजेंसी फॉर रिस्क स्पेसिफिक हजार्ड, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हजार्ड है उसके लिए अलग नोडल एजेंसी अलग अलग बनी है। तो हमने बहुत फोकस किया है माइन्यूटली, ठीक है, जो आप कह रहे थे माइक्रोजोनेशन टाइप्स। एंड डेडिकेटेड नोडल एजेंसीज फॉर रिस्क स्पेसिफिक हजार्ड, अलग अलग। प्रिपेयर्डनेस की और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो पहले हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती थी, मॉक ड्रिल्स होती थी कुछ लिमिटेड एरिया में। अब हमने इसका पूरे नेशनल लेवल पे कर दिया, स्कूल्स को इन्वॉल्व कर दिया है, ये सब बढ़ा दिया है। नेशनल वाइड मॉक ड्रिल्स, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स एंड कम्युनिटी रिजिलेंस रिजिलेंस प्लान। रिस्क असेसमेंट एंड मैपिंग, पर आप ये बात देख रहे हो, ये सारे तो वही पॉइंट है ना, असेसमेंट, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी, उन्हीं को घुमाना था आपको कि पहले क्या था अब क्या हो गया, बस वही। वो 5 7 बातें याद करके सारे आंसर लिख सकते हो आप। टेक्नोलॉजी वही आ गया, टेक्नोलॉजी और अर्ली वार्निंग में क्या था, पहले यहाँ पे आईएमडी इन कोई सिस्टम इंप्रूविंग, अब हम क्या कर लेंगे, एआई का यूज कर लेंगे, आईओटी यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एआई, आईओटी एंड मोबाइल अलर्ट्स फॉर अर्ली वार्निंग डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा देखो, जो फ्रेमवर्क जो उनको भी कंपेयर करना था कि भाई सेंडाई फ्रेमवर्क कैसे डिफरेंट था ह्योगो फ्रेमवर्क से। तो आपका ह्योगो फ्रेमवर्क 2005 में आया था, सेंडाई 2015 में। फोकस इसका क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट और उसका रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। ह्योगो में 5 ब्रॉड प्रिंसिपल थे, सेंडाई में 7 ग्लोबल टारगेट, 4 क्राइटेरिया। ये फैक्चुअल है, अगर ना पता हो तो कोई नहीं, अब देख लेना। स्कोप इसका मोस्टली नेचुरल डिजास्टर, और जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है इसने नेचुरल को भी किया, ह्यूमन को भी किया, बायोलॉजिकल डिजास्टर को भी किया, तो ब्रॉड गया फ्रेमवर्क को।
इसकी अप्रोच थी टॉप डाउन, ऊपर से गाइडलाइंस आएंगी सब इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे बॉटम अप, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, इंक्लूसिव, पीपल सेंट्रिक एंड मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। देन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, लिमिटेड इंडिकेटर्स एंड रिव्यू। यहाँ पे हमने बहुत अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंडिकेटर्स किए, डिफाइंड इंडिकेटर्स विद द पीरियोडिक गोल ग्लोबल, इस तरीके से ये डिफरेंस था, ठीक है। इंडियाज अलाइनमेंट विद द सेंडाई रिफ्लेक्ट्स इट्स कमिटमेंट टू प्रोएक्टिव, रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एट ऑल गवर्नमेंटल लेवल। तो हमने भी उनके अलाइन किया, तो ये शो कर रहे हैं हम भी प्रोएक्टिव है, हम भी डिजास्टर को रिड्यूस करना चाहते हैं, रिस्क को, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। हम्म, मेरे को नहीं आइडिया, देखना पड़ेगा उसमें, देख। लास्ट करो क्वेश्चन नंबर 9। वनरेबिलिटी का हम कर चुके हैं फर्स्ट वाला, तो 9 करेंगे, 9 करेंगे। डिस्कस द recent measures initiated in the disaster management by the government of India departing from the earlier reactive approach। जो अभी किया था उसी से रिलेटेड है। एक सेकेंड, इसको फिर रहने देते हैं, कर लेते हैं, है ना। साइक उसको करते हैं, सुनामी का करते हैं। तोड़ नहीं रहा मैं, एक और कराऊंगा। अभी तो है एक तो, सुनामी का कर लो, डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा। हाँ, ये वाला करते हैं, चलो। On December 2004, the tsunami brought havoc on 14 countries, including India. Discuss the factor responsible for the occurrence of tsunami and its effect on the life and economy. In the light of guidelines of NDMA 2010, describe the mechanisms for preparedness to reduce the risk during such event. तो tsunami का मैनेजमेंट करो। 15 marks, 11 minutes start। हो गया सुनामी। पहले क्या होगा, सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर डिस्टर्बेंस लाइक अर्थक्वेक इंपैक्टिंग कोस्टल लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सीवियरली। पहले दो पॉइंट इजी है, फैक्टर्स क्या थे सुनामी के, वो सारे आप कर लोगे, क्या थे ना, ये तो ज्योग्राफी में करते हैं, और उसके क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, लॉस ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड डिस्क्रिप्शन। मेन बात है थर्ड जो पॉइंट हमें डिजास्टर की पॉइंट ऑफ व्यू दिखना था कि एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है, उसमें वही होंगी, फोरकास्टिंग, डोनेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। और क्या करेगा एनडीएमए, ये करना है। ये उन्होंने कॉपी पेस्ट किए, तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है। अब देख लेते हैं लेकिन क्या लग क्या होगा, ठीक है। एनडीएमए 2010 गाइडलाइंस मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इनको इशूड रियल टाइम अलर्ट थ्रू ओशन वॉइस एंड सिस्मिक सेंसर। वो थोड़ा आप बना सकते हो, वॉइस जो होते हैं उसका दिखाना। कोस्टल जोन मैपिंग, यहाँ पे हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है। हजार मैप क्लासिफाइड इनटू हाई, मॉडरेट एंड लो रिस्क जोन। तो हाई रिस्क जोन में क्या होगा, बायो शेल्टर्स लगेंगे, है ना, हैबिटेशन नहीं होगी, ये सब होगा, बफर एरिया होगा। देन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, मास एजुकेशन कैंपेन्स ऑन इवैक्यूएशन रूट्स एंड सुनामी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, मॉक ड्रिल्स होंगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉर कोस्टल बिल्डिंग्स एंश्योर एलिवेशन एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, एलिवेशन ऐसा बनाओ कि पानी नीचे से बह जाए या फिर ज्यादा इंपैक्ट ना करे, ऐसा डायरेक्शन एलिवेशन का। मॉक ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, एसएमएस अलर्ट्स हो, सायरेंस हो, मोबाइल एप्स फॉर लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटीग्रेटेड रेस्पॉन्स फ्रेमवर्क, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन, एनडीएमए, एसडीआरएफ, NDRF, Navy and local authorities ensure tsunami preparedness must combine science, resilient infrastructure and community participation। वही आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। एक और डालना, आपने क्या देखा था, सस्टेनेबिलिटी वर्ड है ना, वही 3-4 वर्ड से कंफ्यूज। दो क्वेश्चन आ रहे हैं डिजास्टर के, एक में वो लिख देना, एक में वो लिख देना, हो जाएगा मैनेज, ठीक है, ओके। कल एक बार और कर लेंगे, 2 बजे, 2:30 बजे डिजास्टर का कंप्लीट हो जाएगा।